Hello students, welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is reproduction in organism. Reproduction in organism में हमने प्री फर्टिलाइजेशन को देखा, फिर फर्टिलाइजेशन को देखा. आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन को देखेंगे. फर्टिलाइजेशन के बाद की जो प्रोसेस है उसको, फर्टिलाइजेशन के बाद परिणाम स्वरूप क्या बनता है उसको हम देखेंगे आज पोस्ट फर्टिलाइजेशन में. आप कहोगे सर ये लिखा क्यों है? ये इसलिए लिख गया था क्योंकि अभी मैं आपका लिख रहा था तो लिखते लिखते कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए मैं मोबाइल का कैमरा ऑफ हो गया था, इसलिए ये इतना लिखा रह गया. ठीक है, तो देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या है. ठीक है, इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं घटती हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो घटनाएं घटती हैं, गैमेट का फ्यूज होना. ठीक है, फ्यूज होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट का बनना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, अब उसके बाद जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, आपको पता पड़ गया कि जाइगोट बनता है इसमें. ठीक है, अब इसमें भी दो कैटेगरी होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अपना, आप सभी को पता है कि उसमें वाटर का यूज होता है, मतलब वाटर इज द मीडियम. ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में. तो देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की यदि मैं बात करूं तो वाटर इज द मीडियम. ठीक है, वाटर एक मीडियम होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का. ठीक है, और जहां फर्टिलाइजेशन हो रहा है बाहर, कहां पर? वाटर में. तो जाइगोट भी कहां बनेगा? जाइगोट इज फॉर्म्ड इन वाटर. तो जाइगोट भी हमारा वाटर में ही बनेगा. अब बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन की. INTERNAL इंटरनल, FERTILIZATION इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जब होगा तो जाइगोट कहां बनेगा? बॉडी में. तो मैं एक बात लिख देता हूं, इसमें जाइगोट वाटर में बनेगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कहां बनेगा? जाइगोट बनेगा इनसाइड द बॉडी. जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट is formed inside the body, inside the body of organism. जाइगोट कहां बनेगा? बॉडी के अंदर बनेगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन में. इन बातों को थोड़ा सा आप लोग याद रखना. ठीक है, अब मेरे हाथ में एनसीईआरटी है, पेज नंबर 15 निकाल लीजिए स्टूडेंट्स. ठीक है, और मेरी बात को समझते चलिए. ठीक है, और द जाइगोट डिपेंड on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to in organism belonging to fungi. ठीक है, अब देखिए ये क्या कहता है. अब इसमें आपके एक बात लिखी है कि जब जाइगोट बनता है, ठीक है, तो फंगाई हुई, एल्गी हुई. ठीक है, तो जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जैसे कि फंगाई है, एल्गी है. ठीक है, तो क्या होता है इनमें जब जाइगोट बनता है, और मेरी बात को सुनते चलना. ठीक है, ध्यान पूर्वक. जाइगोट बनता है, बनने के बाद एल्गी है, फंगाई है, तो इनमें क्या होता है? जाइगोट एक
थिक वॉल बनाता है, थिक वॉल बनाएगा। ये मैं बता रहा हूं थिक वॉल फंगाई के लिए थिक वॉल बनाएगा, ठीक है। फंजाई में बता रहा हूं ये थिक वॉल बनाएगा, ठीक है। क्या कौन थिक वॉल बनाएगा? जाइगोट एक थिक वॉल बनाएगा। और कहां चला जाएगा जाइगोट? एक रेस्टिंग पीरियड में, यहां लिख देता हूं RESTING रेस्टिंग पीरियड PERIOD, एक रेस्टिंग पीरियड में चला जाएगा, ठीक है। और रेस्टिंग पीरियड में जाने के बाद जब बाहर की जब कंडीशन, जब वातावरण अच्छा होगा, तब वो आगे अपनी प्रोसेस करेगा और आगे नए जीवन की शुरुआत करेगा। ये मैं आपको फंगाई के लिए मैं आपको बता रहा हूं। और एल्गी में भी सेम यही प्रोसेस होता है, ठीक है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे एल्गी फंगाई, तब देखेंगे हम इसके बारे में और, ठीक है। अब देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है? इन ऑर्गेनिज्म, पेज नंबर 15 निकाल लीजिए, मेरे हाथ में एनसीईआरटी है और पेज नंबर 15 देख रहा हूं मैं, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब ये क्या कह रहा है? इन ऑर्गेनिज्म, मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं। एनसीईआरटी जल्दी खरीद लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत दिन हो गए, चैप्टर मेरा पूरा होने को आ गया। आप लोगों ने अभी तक एनसीईआरटी नहीं खरीदी है, कहीं से भी खरीदो, एनसीईआरटी खरीदो भाई। अब हम इसमें देख लेते हैं आगे। आपकी एनसीईआरटी कह रही है इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या कह रही है? इन ऑर्गेनिज्म हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, HAPLONTIC, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपकी एनसीईआरटी कह रही है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऑर्गेनिज्म में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मीन्स होता है हैप्लॉइड जीव का होना। क्या? हैप्लॉइड जीव का होना, HAPLOID, हैप्लॉइड जीव का होना। यानी कि हैप्लॉइड जीव का होना यानी कि जीव हमारा हैप्लॉइड है। तो इससे पहले क्या हुआ होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होगा, 2 गैमेट्स फ्यूज हुए होंगे, ठीक है। और फ्यूज होने के बाद, ठीक है, उनमें पहले हुई होगी मियोसिस, ठीक है। मियोसिस ने किया आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ, ठीक है। उसके बाद आपके हैप्लॉइड जीव बने। ये वही कह रहा है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये वही कह रहा है आपसे, कोई और बात नहीं कह रहा है। अब आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है? जाइगोट डिवाइडेड बाय मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रो, ठीक है। ये आपको मैं बता चुका हूं और ज्यादा मैं इसको उटक पटक करूंगा तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे इन पॉइंटों को लेके, ठीक है। अब आपकी एक एनसीईआरटी कहती है जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन। अब देखिए एक स्टेटमेंट लिखता हूं आपका, जाइगोट is a vital link, zygote is a vital link, zygote एक vital link है that ensure continuity of species, that ensure ENSURE, that ensure CONTINUITY, continuity of species, SPECIES, continuity of species between organism of
between organism of organism between organism of one generation between organism of one generation 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 अब NCERT जनरेशन एंड द नेक्स्ट NCERT को कर रहा हूं मैं पूरा कंप्लीट एंड द नेक्स्ट। अब देखिए क्या कह रही है NCERT, जाइगोट इज ए वाइटल लिंक। वाइटल लिंक का मीन्स होता है कोई महत्वपूर्ण कड़ी। वाइटल लिंक मतलब कोई महत्वपूर्ण कड़ी। जाइगोट इज ए वाइटल लिंक दैट इंश्योर, जाइगोट क्या करता है, सुनिश्चित करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जीवन की शुरुआत को सुनिश्चित करता है। कौन करता है, जाइगोट करता है। जीवन की शुरुआत को सुनिश्चित करता है जाइगोट। तो इसलिए बोला है हमने जाइगोट इज ए वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन, इसके बीच में ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म से लेके जनरेशन एंड द नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म, अगले ऑर्गेनिज्म। यानी कि जो जाइगोट है, जाइगोट ही है, ठीक है। क्या हुआ, गैमेट फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद में जाइगोट में हुई माइटोसिस, माइटोसिस से क्या हुआ, एम्ब्रो बना, एम्ब्रो में क्या हुआ, एम्ब्रोजेनेसिस हुआ, ठीक है। और एक मानव का विकास हुआ, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया है जाइगोट इज ए वाइटल लिंक। और क्या बोला था इसमें, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, यानी कि वन ऑर्गेनिज्म, एक जीव से अगली जनरेशन की शुरुआत का हो जाना। ये मैंने आपको समझाया है, आने वाली पीढ़ियों की शुरुआत का होना। इसलिए जाइगोट को हम बोलते हैं वाइटल लिंक। कैसे होता है मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब आ जाते हैं हम आपकी एम्ब्रोजेनेसिस पे, एम्ब्रोजेनेसिस पे, EMBRO, एम्ब्रो, सॉरी EMBRYOGENESIS। अब आ गए आपके हम स्टूडेंट्स एम्ब्रोजेनेसिस पे। तो आपके NCERT देखिए क्या कहती है, एम्ब्रोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो, ठीक है। एम्ब्रोजेनेसिस रेफर टू द एम्ब्रोजेनेसिस EMBRYOGENESIS, embryogenesis refers to the REFFERS, refers to the embryogenesis refers to the process of the development, PROCESS, process to the development, DEVELOPMENT, process to the development of embryo, from the zygote, embryo from the zygote, ZYGOTE। ये कह रहा है एम्ब्रोजेनेसिस का मीन्स क्या होता है, embryogenesis is refer to the process to the development of embryo। embryogenesis का मीन्स होता है एम्ब्रो का बनना, फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रो के बनने को हम बोलते हैं एम्ब्रोजेनेसिस। इस बात का याद रखना आप लोग, ठीक है। और अब आपके इसमें क्या है, एक टर्म है सेल डिफरेंशिएशन। अब दिया हुआ है इसके आगे सेल
DIFFER DIFFERENTIATION, सेल डिफरेंशिएशन मतलब होता है जब एम्ब्रो से जाइगोट से एम्ब्रो बना, उस प्रोसेस को हमने एम्ब्रोजेनेसिस किया बोला। और एम्ब्रोजेनेसिस में क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि उसमें हर सेल अपना अपना काम बांट लेती है। कोई सेल हार्ट बनाती है, कोई सेल लिवर बनाती है, कोई सेल किडनी बनाती है, कोई सेल ब्रेन सेल्स बनाती है। हर सेल्स अपने अपने सेल, अब हर सेल अपने अपने कार्य को बांट लेती है, उसको हम बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। ये प्रोसेस होती है एम्ब्रोजेनेसिस के अंदर ही होती है ये प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद इसमें ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ है, और क्या इसमें एक बात और दी है, हर सेल अलग अलग अपना ऑर्गेनिज्म बनाती है और क्या करती है, सेल्स अपना नंबर बढ़ाती है, इंक्रीजिंग द नंबर, सेल्स अपना नंबर बढ़ाती है, ठीक है, और अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने का कार्य करती है। इसको हमने बोला सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसमें आगे आपके कुछ खास नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, फॉर्म ज्यादा नहीं है कुछ भी इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। अब पेज नंबर मैंने 16 निकाला हुआ है एनसीईआरटी का आपके लिए, ठीक है। अब इसमें दो टर्म और हैं, ओविपोरस और वीवीपोरस। मैं इसको मिटा देता हूं, वैसे आप लोग जानते होंगे इस बात को, ओविपोरस और वीवीपोरस क्या होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे इसके बाद, हम क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपसे भी करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। देखिए इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ओविपोरस, OVIPAROUS, ओविपोरस, ठीक है। ओविपोरस का मीन्स होता है जो एग से सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। ओविपोरस का मीन्स होता है जो एग से सीधे ऑफस्प्रिंग को जन्म देते हैं। और वीवीपोरस का मीन्स होता है जो एग से सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं। वीवीपोरस का मीन्स होता है जो एग से सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, और ओविपोरस का मीन्स होता है जो एग से सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। तो देखिए आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, ओविपोरस एनिमल लाइक OVPAROUS, ओविपोरस एनिमल like oviparous animal like reptiles, bird like reptiles, birds, reptiles हो गए आपके, और आपके क्या हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है। द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड, ये छोड़ो, ठीक है। और अब हम बात कर लेते हैं वीवीपोरस के बारे में। VIVIPOROUS, वीवीपोरस वह एनिमल होते हैं जो एग से सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे कि मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, अधिकतर ऑर्गेनिज्म, MAJORITY, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का मीन्स होता है अधिकतर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सीधे एग से जन्म नहीं देते बच्चों को, ठीक है। अब हम इसमें एक चीज और लिख देते हैं, इंक्लूडिंग INCLUDING, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन
बीइंग्स। और विविपोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चों की सर्वाइवल ऑफ चांसेस अधिक होते हैं। सर्वाइवल ऑफ चांसेस अधिक इसलिए होते हैं क्योंकि ये अधिक पेरेंटल टेक केयर में होते हैं। पेरेंटल टेक केयर होती है इनकी, ठीक है। और ऐसा नहीं कि सीधे बच्चों को सीधे एग से जन्म हुआ और सीधे दाना चुगने चल दिए, ऐसा नहीं होता इनमें। आपने ह्यूमन का, जैसे हमारा ह्यूमन का बच्चा है, ह्यूमन बींग्स के ऑफस्प्रिंग है, ठीक है, तो वो सीधे जब जन्म लेते हैं तो सीधे दाना तो चुगने नहीं चलते, वो सीधे मदर फीडिंग पे रहते हैं, ठीक है, और उनको अधिक पेरेंटल टेक केयर की आवश्यकताएं होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करेंगे। कुछ मैं डिस्कस करूंगा, कुछ आपको मैं डिस्कस करने के लिए दूंगा, कुछ मैं यहाँ पर आपको करवाऊंगा, कुछ मैं आपको होमवर्क भी दूंगा जो आप मुझे करके क्वेश्चन आंसर करके क्वेश्चंस के आंसर करके आप मुझे कॉपी व्हाट्सएप करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं लेक्चर को मैं समाप्त करता हूँ, ठीक है। और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।